राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राष्ट्रीय महिला आयोग के समन्वय से आयोजित महिला सशक्तिकरण एवं महिला जागरूकता कार्यक्रम खुजनेर तहसील के ग्राम चोसला में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजगढ़ माननीय श्री प्रभात कुमार मिश्रा उपस्थित हुए। साथ ही जिला विधिक सेवा सचिव एवं अपर जिला न्यायाधीश माननीय शेख सलीम, जिला विधिक सेवा अधिकारी फारूक अहमद सिद्दीकी, जिला लोक अभियोजक एवं शासकीय अभिभाषक जेपी शर्मा सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी गण भी कार्यक्रम में उपस्थित हुए। कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में विधिक जानकारी रिसोर्स पर्सनल अधिवक्ता सुश्री सईदा कुरैशी, श्याम बाबू खरे एवं अधिवक्ता रुचि सक्सेना द्वारा दी गई। कार्यक्रम में शासकीय माध्यमिक विद्यालय चोसला की छात्राओं द्वारा मुख्य अतिथि का सम्मान कलश द्वारा किया गया तथा साथ ही स्वागत गीत और सरस्वती वंदना की शानदार प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम में गांव के सभी सम्मानित नागरिकों ने उपस्थिति दर्ज कराई। साथ ही में संपूर्ण कार्यक्रम में शासन की गाइडलाइन अनुसार कोरोना महामारी के प्रोटोकॉल का पालन किया गया। कार्यक्रम का समापन करते हुए जिला लोक अभियोजक जेपी शर्मा ने आयोजन को सफल बनाने हेतु सभी लोगों का आभार व्यक्त किया। और अपने सम्मान के लिए लड़ना पड़ेगा, अपनी गरिमा की रक्षा के लिए लड़ना पड़ेगा। आज इस छोटे से गांव पर माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, माननीय शेख सलीम साहब, पूरा प्रशासनिक अमला, आप लोगों ने जो कृपा करी है उसके लिए मेरे पास प्रशंसा के लिए कोई शब्द नहीं है। मैं अभिभूत हूं कि ईश्वर ने एक शायद पहली बार इस चोसला की भूमि पर जब से गांव की स्थापना हुई है कोई न्यायाधीश के यदि चरण पड़े हैं तो आज वह पहला दिन है। इसके पहले कभी इस गांव में कोई न्यायाधीश लोग नहीं पधारे हैं। तो मैं हृदय से आपका स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इसमें हमारे बीच में हमारे जिला न्यायालय परिवार के मुखिया माननीय जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष महोदय श्री मिश्रा जी उपस्थित हो चुके हैं और साथ में हमारे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माननीय अपर जिला न्यायाधीश महोदय एवं सचिव महोदय श्रीमान शेख सलीम साहब भी उपस्थित हो चुके हैं। साथ ही महिला एवं बाल विकास अधिकारी श्री श्याम बाबू खरे सर, रिसोर्स पर्सन के रूप में इंश्योरेंस होना चाहिए, आपके पास हेलमेट होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से किसी के पास हेलमेट नहीं है, किसी के पास इंश्योरेंस नहीं है और न किसी के पास गाड़ी का लाइसेंस है। गाड़ी के कई तो ऐसी मोटरसाइकिल घूम रही है जिनमें नंबर प्लेट ही नहीं है, नंबर ही डलवाया। और इसका परिणाम आप समझिए, हमारे यहाँ कई ऐसे केसेस पड़े हुए हैं जिसमें लाखों रुपए की रिकवरी पड़ी हुई है और आप जैसे लोगों के घर, मकान, जमीन बर्बाद हो रही है, नीलाम हो रही है। आपके ऊपर क्लेम केस फाइल कर दिया, आपके पास इंश्योरेंस नहीं है तो इंश्योरेंस कंपनी की कोई जिम्मेदारी नहीं, सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर आ रही है। पैसा तो आपको वसूला जाएगा, कानून के हाथ लंबे होते हैं, आपने सुना होगा। ठीक है, 6 महीने बाद, 1 साल बाद या 2 साल बाद ही हो, लेकिन आपकी जमीन, आपका मकान बिक जाएगा अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है, आपके पास इंश्योरेंस नहीं है। तो जितनी भी माताएं बहनें बैठी हैं हमारी यहाँ पे, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आज अभी घर जाके सबसे पहले अपने पति से, अपने देवर से, अपने समधी से, अपने ससुर से, चाचा से, जो भी हैं उनसे पूछिए कि मोटरसाइकिल चलाते हो, लाइसेंस कहाँ है, हमको दिखाओ, नहीं तो हम डीजे साहब को बताएंगे तुम्हारे पास लाइसेंस नहीं है। इंश्योरेंस कहाँ है? आप लोग खुद पुलिस बनिए, खुद चौकीदार बनिए, खुद अपने घर की रक्षा कीजिए। आपके पति के पास अगर लाइसेंस होगा, इंश्योरेंस होगा, तो अगर कभी कोई दुर्घटना हो जाती, कुछ हो जाती, तो कम से कम उनकी अनुपस्थिति में खुदा न खास्ता कोई बात हो गई तो कम से कम घर परिवार के लिए कुछ क्लेम से जो पैसा मिलेगा, क्षतिधन मिलेगा, आपके परिवार के लिए, जीवन के लिए मिल जाएगा। लेकिन अगर कुछ नहीं है तो आपको कोई क्लेम नहीं मिलेगा, कोई इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। इंश्योरेंस अगर नहीं है तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपके घर परिवार में जितने लोग के पास गाड़ी है, चाहे कार है, चाहे जीप है, मोटरसाइकिल है, ट्रक है, बस है, आप लोग खुद चौकीदार बनिए। हमारे राय साहब यहाँ बैठे हैं, टीआई है, पुलिस वाले, उनको बताइए, हमारे साहब लोग को बताइए साहब हमारे यहाँ इनका लाइसेंस नहीं है, हम उनका लाइसेंस बनवा देंगे, उनको चेतावनी दिलवाएंगे, कोशिश करेंगे। तो लाइसेंस जरूरी है, इंश्योरेंस जरूरी है। अगर किसी गाड़ी का परमिट जरूरी है तो परमिट होना चाहिए, उसके बिना गाड़ी न चलाए। आप लोग टैक्सी में बैठ के जाते हैं, टैक्सी वाले से पूछ लीजिए कि तेरा टैक्सी का परमिट है कि नहीं, तेरा लाइसेंस है कि नहीं, तेरी गाड़ी का इंश्योरेंस है कि नहीं। अगर आप जिस गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो आपने अगर क्लेम फाइल किया तो अगर उसकी गाड़ी का इंश्योरेंस है, उसके पास लाइसेंस है, परमिट है, तो आप जो भी क्लेम फाइल करेंगे वो क्लेम की पूरी राशि आपको मिल जाएगी। और नहीं तो आप ऐसे भटकते रहेंगे, आपको एक पैसा नहीं मिलेगा। और अगर उसके पास इंश्योरेंस है, परमिट है। मेरी जन्मभूमि, मेरे गांव के सभी माताएं, बहनें,
भाई, बच्चे, बुजुर्ग, मैं सभी के चरणों में नमन करते हुए इन शब्दों के साथ कार्यक्रम का आगे संचालन करता हूं कि जब ईश्वर की विशेष कृपा होती है तो ही जिले के मुखिया और पूरा प्रशासनिक अमला उपस्थित होता है। लोगों को कई आशाएं होती है। जब कार्यक्रम के बारे में मेरे गांव के लोगों ने सुना तो कोई माता बहनें कहती है मेरी पेंशन नहीं जुड़ रही, कोई कह रहा है मेरी कुटीर नहीं मिल रही मुझे, कोई कह रहा मेरा कुआं नहीं हुआ। तो मैंने उनसे निवेदन करा कि ये सब एक प्रशासनिक व्यवस्था है। हमारे जो साहब लोग पधार रहे हैं वो हमें कानूनी जानकारी देने के लिए आ रहे हैं। हमारी माताओं बहनों के जो कानूनी अधिकार है वो किस प्रकार से सशक्तिकरण से जी सकती है, अपना अधिकार मांग सकती है, इसका प्रशिक्षण देने के लिए आ रहे हैं। फिर भी मैंने कहा, डीएलओ साहब से बात करी कि यदि कोई ऐसी समस्या हो तो उन्होंने कहा कि अपना एक काउंटर है, वहाँ पर पीएल भी बैठेंगे और वो समस्या सुनेंगे और एक आवेदन देंगे और साहब के माध्यम से उस समस्या का समाधान भी करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। हमारी संस्कृति में ऐसा कहते हैं कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी का सम्मान होता है वहां पर देवता का वास होता है। तो वो उस समय की बात है। वर्तमान ऐसा है कि नारी को अपने अधिकारों के लिए, स्त्री को, महिला को अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा। आप कानून के बारे में जान सके। सबसे पहली चीज तो मैं यहाँ ये कहूंगी कि हम महिलाएं हैं, मैं भी महिला हूँ, आप भी महिला हैं और महिला ही महिला की दुश्मन होती है। नातरा झगड़ा जहाँ तक होता है उसमें सारी महिलाओं का ही हिस्सा होता है। महिला अगर मना कर दे कि मुझे किसी के साथ नातरा नहीं करना है तो किसी पुरुष की मजाल नहीं है कि वो उसे नातरे में बिठा दे या उसे पैसों में बेच दे। लेकिन हम आगे रह के उसके नातरे में बिठाते हैं, उसके पैसे लेते हैं और उसको फिर वहाँ से हटा के दूसरी जगह बिठाते हैं। तो हमारे जिले में ये जो समस्या है ये व्यापक समस्या है और इसको सुलझाने के लिए मैं अपनी यहाँ की माता बहनों से निवेदन करती हूँ कि वो इस कार्यक्रम में आगे आएं और खुद आगे रह के इस नातरा प्रथा को बंद करें। क्योंकि अगर वो लोग नहीं जाएंगी किसी के साथ नातरे में तो ये प्रथा अपने आप धीरे धीरे बंद हो जाएंगी। क्योंकि नातरे में तो आफ्टर ऑल औरत ही जाती है, महिला ही जाती है, वही बिकती है। तो हम अपने आप को बेचें क्यों, ये बताइए। क्योंकि आप बिकने के लिए तैयार हैं लेकिन आप आराम से वो बंद करके बिक जाती हैं और वो एक तरह से दूसरी जगह से तीसरी जगह। इस तरह आपका शोषण होता रहता है और पैसों में सारा गांव, सारे लोग ये सब के सब मजे लेते हैं। आपको क्या मिलता है? आप तो दर दर भटकती है ना। तो अपने यहाँ तो धीरे धीरे ये स्थिति हो रही है। मैंने अभी देखा राजगढ़ शहर में या बड़े बड़े शहरों में आप जाइए, कुछ दिनों बाद खेत खत्म होते जा रहे हैं, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, खाने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है और खेत खत्म होते जा रहे हैं। खेत कट कट के प्लाट बनते जा रहे हैं, उनमें मकान बनते जा रहे हैं। आने वाले 15-20 साल बाद ये स्थिति हो जाएगी कि देश में उत्पादन कम हो जाएगा, जनसंख्या बढ़ जाएगी और जो 2 रुपए की चीज है धीरे धीरे 50 रुपए का आलू हो ही गया। इस समय आपने देख ही लिया होगा, 50 रुपए 60 रुपए किलो आलू हो गया। तो स्वाभाविक है जनसंख्या बढ़ेगी तो वो चीजें बढ़ेंगी, उत्पादन कम होता जा रहा है, खाने वाले बढ़ते जा रहे हैं, ये समस्या आएगी। तो आप लोगों के माध्यम से मैं ये भी चाहूंगा कि जो महिलाएं शादीशुदा हैं, जो लोग हैं, वो अपने परिवार को सीमित रखने का प्रयास करें। जो लोग ऐसे उनको समझाएं कि भाई अपनी जनसंख्या हम सीमित करें, अपने परिवार को सीमित करें। अगर आपके पास 1 या 2 बच्चे हैं तो आप अपने बच्चों की अच्छी तरीके से परवरिश कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास 10 या 15 बच्चे हो गए, 8 बच्चे हो गए, 7 बच्चे हो गए तो आप बच्चों की परवरिश नहीं कर सकते। आपके पास अगर 2 कपड़े हैं तो आप 2 कपड़ों की अच्छी से देखभाल करते हैं कि नहीं करते? अगर हमारे पास 1-2 सैंडल है तो हम उस सैंडल को बहुत संभाल कर रखते हैं कि भैया सैंडल टूटने ना पाए, हम इसको अच्छे तरह एकदम साफ सुथरा रखते हैं। तो हमारे बच्चे अगर कम रहेंगे, 1 बच्चे रहेंगे, 2 बच्चे रहेंगे तो हम बच्चों की परवरिश अच्छे से कर सकते हैं, हम उनको अच्छा जीवन दे सकते हैं। और आज के जो बच्चे हैं कल के हमारे भविष्य हैं। अगर आज ही आपने ध्यान नहीं दिया तो बच्चे लावारिस, आवारा घूमते हैं और बाद में चल के समाज के लिए घातक हो जाते हैं। तो ये भी एक समस्या है, इसकी तरफ भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। दूसरे जो आप लीगल बातों पे मैं आना चाहता हूं, हमारे यहाँ एक सबसे बड़ी समस्या है आजकल मोटरयान की जो है मामले बहुत ऐसे आ रहे हैं कि हमारे यहाँ हर किसी के पास मोटरसाइकिल है, हर किसी के पास गाड़ियां हैं, लेकिन किसी के पास कानून के तहत गाड़ी नहीं है। अब आप कहेंगे कानून के तहत गाड़ी क्या होती है? तो अगर आपके पास मोटरसाइकिल, आपने सोचा है मिलेगा वही जो आपके भाग्य में है, जो आपके नसीब में है, जो आपके लिए तय है।
तो जो हमको मिलना है हम क्यों ना उसमें अपने आप को सुख ढूंढे, क्यों ना हम उसमें अपने आप को खुश रखें। यही सबसे बड़ी चीज है कि हम अपने आप को जो मिला है उसमें खुश रहने की कोशिश करें। तो मैं जितनी भी माताएं बहनें यहाँ बैठी हैं, जो हमारी कुछ बहनें बैठी हैं, कुछ लोगों की शादी हो गई होगी, कुछ लोगों की शादी नहीं होने वाली होगी, तो डरिए नहीं। पति पत्नी के बीच में झगड़ा हमेशा होता है, होने दीजिए, जितना झगड़ा होता है उतना अच्छा, लेकिन झगड़ा उसी तरीके से होना चाहिए जो इलास्टिक होता है। रबर बैंड देखा होगा हमने, रबर बैंड जितना खींच सके उतना खींचे, अगर टूट गया तो फिर रबर बैंड जुड़ेगा नहीं। तो केवल उतना ही रखिए कि बाद में आपका रिश्ता ना टूटने पाए। और अगर पति गर्म हो तो थोड़ा ठंडी हो जाइए, आप ही समझदारी कर दिखा दीजिए, भैया चलो चिल्ला लो, हम थोड़ी देर शांत हो जाते हैं। और अगर आपको गुस्सा आए तो पति को बोल दो तुम शांत रहना, चुपचाप सुन लेना, अपने मन की भड़ास निकाल रहे, मतलब होता यही है। अब अगर आप अपने मन की निकाल लीजिए तो सब कुछ शांत हो जाता है। तो अगर आपके यहाँ कोई भी ऐसी महिलाएं हैं, ऐसे पुरुष हैं जिनके बीच में कोई मतभेद आ गए हैं, कोशिश कीजिए आप लोग उनको समझाने की, सुलझाने की कोशिश कीजिए, उनको समझाइए। कई छोटी छोटी चीजों पे झगड़ा होती है। अब मैं फैमिली कोर्ट में छिंदवाड़ा में था, एक केस मेरे सामने आया, पति केवल वैसे हर परिवार जो है जिस तरह बैलगाड़ी होती है और दो बैल एक बैलगाड़ी में जुड़े होते हैं, इस तरह स्त्री और पुरुष होते हैं। एक अगर दोनों सीधे चल रहे हैं तो बैलगाड़ी अच्छी चलती है, अगर जरा भी इधर उधर होते हैं तो इधर उधर होते तो बैलगाड़ी डगडगा जाती है और चल नहीं पाती। तो हर परिवार को हमें सामंजस्य के साथ चलाना है और मिलके अच्छे से रहना है ताकि कोई परिवार ना टूटे, क्योंकि एक परिवार टूटने से ना केवल परिवार टूटता है बल्कि उसका असर पूरे समाज पे पड़ता है, पूरे गांव पे पड़ता है। और जितना हम हिलमिल कर रहेंगे एक परिवार में उतना ही अच्छा समाज होगा, उतना अच्छा गांव होगा और उतना अच्छा हमारा देश बनेगा। अगर कोई मामूली विवाद हो जाता है तो उसको कोशिश करना चाहिए कि घर में उसका नाकड़ करें, और अगर घर में नहीं कर पा रहे हैं तो पंचायत रहती है उसमें नाकड़ करें। अगर कोई हल नहीं निकलता है तो उसके लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है, 3 स्तर पर, हमारी 4 स्तर पर प्राधिकरण है। हमारे तहसील में समिति होती है, जिला स्तर पर जिला प्राधिकरण होता है, राज्य स्तर पर राज्य प्राधिकरण होता है और राष्ट्र स्तर पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण होता है। आज जो शिविर है हमारा वो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राष्ट्रीय महिला आयोग के समन्वय से रखा गया है। इसका उद्देश्य है कि आप लोगों को जागरूक करना, क्योंकि आप लोग जागरूक होंगे तो सामाजिक उन्नति में सहायक होंगे। आप लोग चाहे तो दहेज प्रथा को और बहुत सारी ऐसी प्रथाएं जिनको रोक सकते हैं। माताएं बहनें जो हैं परिवार का स्तंभ होती हैं, उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। एक चंद लाइनें कहना चाहूंगा कि दुनिया का पहचान है औरत, दुनिया की पहचान है औरत, हर घर की जान है औरत, बेटी बहन और माँ, बेटी बहन माँ और पत्नी बनकर घर घर की शान है औरत, घर घर की शान है औरत। वैसे हर परिवार जो है जिस तरह बैलगाड़ी होती है और दो बैल एक बैलगाड़ी में जुड़े होते हैं, इस तरह स्त्री और पुरुष होते हैं। एक अगर दोनों सीधे चल रहे हैं तो बैलगाड़ी अच्छी चलती है, अगर जरा भी इधर उधर होते हैं तो इधर उधर होते तो बैलगाड़ी डगडगा जाती है और चल नहीं पाती। तो हर परिवार को हमें सामंजस्य के साथ चलाना है और मिलके अच्छे से रहना है ताकि कोई परिवार ना टूटे, क्योंकि एक परिवार टूटने से ना केवल परिवार टूटता है बल्कि उसका असर पूरे समाज पे पड़ता है, पूरे गांव पे पड़ता है। और जितना हम हिलमिल कर रहेंगे एक परिवार में उतना ही अच्छा समाज होगा, उतना अच्छा गांव होगा और उतना अच्छा हमारा देश बनेगा। अगर कोई मामूली विवाद हो जाता है तो उसको कोशिश करना चाहिए कि घर में उसका नाकड़ करें, और अगर घर में नहीं कर पा रहे हैं तो पंचायत रहती है उसमें नाकड़ करें। अगर कोई हल नहीं निकलता है तो उसके लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है, 3 स्तर पर, हमारी 4 स्तर पर प्राधिकरण है। हमारे तहसील में समिति होती है, जिला स्तर पर जिला प्राधिकरण होता है, राज्य स्तर पर राज्य प्राधिकरण होता है और राष्ट्र स्तर पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण होता है। आज जो शिविर है हमारा वो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राष्ट्रीय महिला आयोग के समन्वय से रखा गया है। इसका उद्देश्य है कि आप लोगों को जागरूक करना, क्योंकि आप लोग जागरूक होंगे तो सामाजिक उन्नति में सहायक होंगे। आप लोग चाहे तो दहेज प्रथा को और बहुत सारी ऐसी प्रथाएं जिनको रोक सकते हैं। माताएं बहनें जो हैं परिवार का स्तंभ होती हैं, उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। एक चंद लाइनें कहना चाहूंगा कि दुनिया का पहचान है औरत,
दुनिया की पहचान है औरत, हर घर की जान है औरत। बेटी बहन और माँ, बेटी बहन माँ और पत्नी बनकर घर घर की शान है औरत, घर घर की शान है औरत होती है। और मेहंदी पिसके रचती है, आपको हाथों में आप लगाती होंगी मेहंदी। तो सभी से मैं ये निवेदन करूंगा कि आप पीपल के पत्तों की तरह नहीं बनो, आप पीपल के पत्तों की तरह नहीं बनो, बनो तो मेहंदी की पत्तों की तरह, जो खुद पिसकर दूसरों की जिंदगी में रंग भर देती है, जो खुद पिसकर दूसरों की जिंदगी में रंग भर देती है। मैं आप सबसे यह निवेदन करूंगा कि आप लोग अपने परिवार में, समाज में सामंजस्य बना के चलें, एक होके चलें और सशक्त रहें। बच्चों को स्कूल पढ़ने भेजें, उनका ध्यान अवश्य रखें, खासतौर से बच्चियों का, और उनको आगे बढ़ाएं, खूब पढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत। आजकल महिलाएं जो है राजनीति का केंद्र हो गई हैं। वोट बैंक की एक राजनीति आजकल चल रही है, तो एक प्रॉब्लम है जो भी है वो तो पूरे देश में वोट का चलता है। तो महिलाएं सशक्तिकरण की बात चल रही है। महिलाएं हमेशा सशक्त रही हैं, कभी भी महिला कमजोर नहीं रही है। जितनी भी देवी हैं सब ताकतवर हैं, और जितनी देवी उन्हीं की पूजा की जाती है। भगवान भी कहते हैं सबसे पहले देवी की पूजा करो फिर हमारी पूजा करो। तो महिला कभी भी कमजोर नहीं रही। महिला अपने को कमजोर मानने लगी इसलिए कमजोर है, ऐसा लगता है। अगर मैं अपने मन में मान लूं कि मैं कमजोर हूं तो कमजोर हूं, लेकिन जिस महिला ने ठान लिया कि मैं कमजोर नहीं हूं वो कमजोर नहीं है। मेरा ननिहाल एक ऐसे इलाके में, यूपी को बिलोंग करता हूँ, एक ऐसे इलाके में मेरा ननिहाल है जहाँ डकैती की इतनी समस्या होती थी कि जब हम लोग बचपन में जाते तो आए दिन सुनने मिलता था रात में गोली चलती तो मालूम पड़ा वहाँ गोली चल गई है, वहाँ डाका पड़ा, मेरी जो सबसे बड़ी मामी थी, अच्छी लंबी हाइट की थी, दुनाली बंदूक अपने पास रख के चलती थी। कहती अगर कोई डकैत आएगा तो मैं अकेले उनका सामना करूंगी। और मैं उनको देखता था और आज मेरे को उनकी याद आती है, उनकी छवि याद आती है कि नहीं, कहाँ महिला कमजोर। वो महिला दुनाली बंदूक लेके रात में छत पे ऊपर रहती, सोती थी और बंदूक अपने पास रखती थी, बंदूक चलाना उनको आता था। ये बात कर रहा हूँ सन 70, 78, 69 मतलब 69 की, आज से 40-50 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो महिला कभी कमजोर नहीं रही, कभी कमजोर नहीं रही। महिला हमेशा ताकतवर रही, आज भी ताकतवर है, लेकिन केवल समाज काल के साथ, समय के साथ चीजें बदलती गई। आप देखिए महिला आजकल विभागों में हो रहा है कि 30% रिजर्वेशन होगा, महिलाएं भर्ती की जाएंगी, ये होगा, महिला पुलिस फलाना दिखाना। आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं, सुंदरकांड तो आप लोग सब पढ़ते होंगे, आपने सुंदरकांड का एक पढ़ा होगा। और एक दृष्टांत की रावण जो है माँ सीता को अपहरण करके ले जाता है और अशोक वाटिका में उनको रखता है, और सीता जी अशोक के पेड़ के नीचे रहती हैं, और रावण उनसे मिलने जाता है, उनसे बात करता है, संवाद करता है, और उसके बाद जाता है और उसमें लिखा हुआ कि सीता माता के चारों ओर जितनी भी महिला निशाचरें थी वो उनके चारों ओर पहरा दे रही थी। मतलब महिला पुलिस उस समय भी थी, रामायण में देखिए आप। पधारे हुए हमारे जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सचिव विधिक सहायता सेवा प्राधिकरण रुचि सक्सेना मैडम, सईदा कुरैशी मैडम, हमारे गवर्नमेंट एडवोकेट श्री नागर जी, विधिक सहायता अधिकारी सिद्दीकी सर, यहाँ पर उपस्थित हमारे महिला एवं बाल विकास की CDPO पूर्णिमा मैडम, आसपास के गांव से पधारी हुई आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं, आशा कार्यकर्ताएं, माताएं, बहनें, और यहाँ उपस्थित मेरे बुजुर्गों, भाइयों, छोटे छोटे प्यारे बच्चों, मैं सभी को बताना चाहूंगा कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है। आज आप सभी को पता है कि महिलाएं सेना में, देश की रक्षा में भी हैं। वायुसेना, नेवी यानी कि जल सेना, थल सेना से लेकर के हमारे देश की राष्ट्रपति भी महिलाएं रही हैं, प्रधानमंत्री महिलाएं रही हैं, सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश महिलाएं रही हैं, मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री महिलाएं रही हैं, कई प्रदेशों की मुख्यमंत्री महिलाएं रही हैं। महिलाएं किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है। अगर आप प्राचीन समय में जाएंगे तो उस समय से राजा भी महिलाएं रही हैं, और अभी भी महिलाएं हमारे इससे पहले ही हमारे जिले की कलेक्टर महिला थी। महिला किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है, बस अब जरूरत है तो हमें उनको कानूनों को जानने की आवश्यकता है। जिन्होंने अपना कानून जान लिया है, अपने अधिकार जान लिए हैं, वो निश्चित रूप से आगे बढ़ी हैं। तो सबसे पहले अगर महिलाओं को आगे बढ़ना है तो महिलाओं को
अपनी बेटियों को पढ़ाना होगा। झगड़े के कहाँ कहाँ चलते हैं, झगड़े के तो मजिस्ट्रेट क्या चलते हैं कि साहब वो आग लगा दिए, झगड़ा कर दिया, महिला के पीछे झगड़ा हो गया। जब मैंने समझा तो मुझे मालूम पड़ा कि वो महिला अपने पति से विवाद कर रही है। वो अपने पिता के घर आ जाती, फिर पिता उसको दूसरी जगह भेज देता है, फिर वहां भी नहीं पड़ती, फिर तीसरी जगह, फिर चौथी जगह। तो महिला 4 जगह 5 जगह पुरुष के पास जाती है और उसके बदले में उसका पिता और उसका पहला पति पैसा प्राप्त करता है। तो अगर आप देखें तो महिला कहीं ना कहीं महिला बेची जा रही है। मुझे जब मालूम पड़ा तो मैंने कहा ये गलत हो रहा है। और सहयोग से उसी समय मैडम कलेक्टर यहाँ आई, जो पुरानी मैडम थी निधि निवेदिता मैडम, वो यहाँ आई। तो जब मेरे साथ मीटिंग में आई तो मैंने उनको सबसे पहले ये चीज बताई कि मैडम आप महिला हैं और महिलाओं के संबंध में यहाँ बड़ी गलत प्रथा चल रही है, इस पे आप कुछ कंट्रोल कीजिए। और संयोग से ऐसा रहा कि जब वो यहाँ रही तो उन्होंने कार्यक्रम आयोजित किए और एक महिला और हैं जो यहाँ की नेता हैं, उनके साथ मिलकर जो है वो कार्यक्रम शुरू हुआ। लेकिन मैंने उस समय से बोला और आप लोगों से फिर बोलूंगा, जितनी महिला अगर इस गांव में अगर प्रथा चलती हो या अगल बगल कहीं चलती हो तो आप लोग विरोध कीजिए। महिला का ये एक तरीके से महिला का शोषण है, महिला को बिखरे किया जा रहा है, उसका बाप उसके भाई पैसा ले रहे हैं, ये कोई गलत चीज है। कानूनन वो महिला का जब तक कानून से उसके पति के साथ तलाक नहीं होता तब तक वो तलाक नहीं माना जाएगा। भले वो 2 जगह 4 जगह चली जाए, लेकिन वो कानूनन उसी पहले व्यक्ति की पत्नी रहेगी जिसकी वो पत्नी थी, जिसके साथ उसका विवाह हुआ था। तो अगर ऐसी कोई प्रथा चल रही है तो मैं चाहूंगा कि इसका आप लोग विरोध कीजिए। और ये गलत है। और ये क्यों हुआ उसके पीछे भी एक कुछ कारण ऐसा समझ में आता है कि इन इलाकों में जो सीमा वाले इलाके थे, जो अपने बॉर्डर वाले इलाके थे, युद्ध होते थे, युद्ध के कारण पुरुषों की संख्या कम होती थी, तो इस कारण से महिलाओं को सुरक्षित रखने के लिए एक पुरुष के साथ 3-3, 4-4 महिलाओं को उस समय विवाह कर दिया जाता था। और विवाह कुछ इस तरीके की पद्धति थी कि विवाह तो एक ही के साथ हो सकता था, लेकिन वो महिला को उनके साथ रख दिया जाता था केवल महिला की सुरक्षा के कारण और पुरुष की संख्या कम होने के कारण। ये पुराने जमाने की बात है, जब युद्ध हुआ करते थे और हजारों लाखों की संख्या में पुरुष मारे जाते थे, उसके कारण ये सब चीजें थी। लेकिन ये बाद में ये विकृत रूप से हो गया और ये चीजें जो आई, तो ये एक नात्रा सिस्टम आपके यहाँ चलता है, वो बड़ा विरोध है। पीछे झगड़ा हो गया। जब मैंने समझा तो मुझे मालूम पड़ा कि वो महिला अपने पति से विवाद कर रही है। वो अपने पिता के घर आ जाती, फिर पिता उसको दूसरी जगह भेज देता है, फिर वहां भी नहीं पड़ती, फिर तीसरी जगह, फिर चौथी जगह। तो महिला 4 जगह 5 जगह पुरुष के पास जाती है और उसके बदले में उसका पिता और उसका पहला पति पैसा प्राप्त करता है। तो अगर आप देखें तो महिला कहीं ना कहीं महिला बेची जा रही है। मुझे जब मालूम पड़ा तो मैंने कहा ये गलत हो रहा है। और सहयोग से उसी समय मैडम कलेक्टर यहाँ आई, जो पुरानी मैडम थी निधि निवेदिता मैडम, वो यहाँ आई। तो जब मेरे साथ मीटिंग में आई तो मैंने उनको सबसे पहले ये चीज बताई कि मैडम आप महिला हैं और महिलाओं के संबंध में यहाँ बड़ी गलत प्रथा चल रही है, इस पे आप कुछ कंट्रोल कीजिए। और संयोग से ऐसा रहा कि जब वो यहाँ रही तो उन्होंने कार्यक्रम आयोजित किए और एक महिला और हैं जो यहाँ की नेता हैं, उनके साथ मिलकर जो है वो कार्यक्रम शुरू हुआ। लेकिन मैंने उस समय से बोला और आप लोगों से फिर बोलूंगा, जितनी महिला अगर इस गांव में अगर प्रथा चलती हो या अगल बगल कहीं चलती हो तो आप लोग विरोध कीजिए। महिला का ये एक तरीके से महिला का शोषण है, महिला को बिखरे किया जा रहा है, उसका बाप उसके भाई पैसा ले रहे हैं, ये कोई गलत चीज है। कानूनन वो महिला का जब तक कानून से उसके पति के साथ तलाक नहीं होता तब तक वो तलाक नहीं माना जाएगा। भले वो 2 जगह 4 जगह चली जाए, लेकिन वो कानूनन उसी पहले व्यक्ति की पत्नी रहेगी जिसकी वो पत्नी थी, जिसके साथ उसका विवाह हुआ था। तो अगर ऐसी कोई प्रथा चल रही है तो मैं चाहूंगा कि इसका आप लोग विरोध कीजिए। और ये गलत है। और ये क्यों हुआ उसके पीछे भी एक कुछ कारण ऐसा समझ में आता है कि इन इलाकों में जो सीमा वाले इलाके थे, जो अपने बॉर्डर वाले इलाके थे, युद्ध होते थे, युद्ध के कारण पुरुषों की संख्या कम होती थी, तो इस कारण से महिलाओं को सुरक्षित रखने के लिए एक पुरुष के साथ 3-3, 4-4 महिलाओं को उस समय विवाह कर दिया जाता था। और विवाह कुछ इस तरीके की पद्धति थी कि विवाह तो एक ही के साथ हो सकता था, लेकिन वो महिला को उनके साथ रख दिया जाता था केवल महिला की सुरक्षा के कारण और पुरुष की संख्या कम होने के कारण। ये पुराने जमाने की बात है, जब युद्ध हुआ करते थे और हजारों लाखों की संख्या में पुरुष मारे जाते थे, उसके कारण ये सब चीजें थी। लेकिन ये बाद में ये विकृत। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए राजगढ़ से नाज़नीन अल्ताफ की रिपोर्ट।